Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will learn about the systematics of fish, in which we will discuss in detail about the taxonomic methods which are employed to classify the various groups of fishes, and we will discuss in detail about the morphometric measurements and the meristic traits of a fish. Now we are going to start our topic by discussing the basic difference between taxonomy and systematics. Taxonomy को अगर हम देखें तो it is derived from the ancient Greek word taxis meaning arrangement and nomia meaning method. So it is the science of naming, defining and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. एंड इट इज़ द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स. अब जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टैक्सा. तो टैक्सा क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एंड इट गवर्न्स द प्रैक्टिसेस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग एंड स्पेसिमन प्रिजर्वेशन. क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी. यानी टैक्सोनॉमी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करना और दूसरा उनको नेम देना, नोमेनक्लेचर उनका करना. तो ये टैक्सोनॉमी है. अगर दूसरी तरफ हम सिस्टमैटिक्स को देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. यानी जानदारों के दरमियान जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे होते हैं उनकी टैक्सोनॉमी के साथ साथ, यानी इनको क्लासीफाई करने के साथ साथ अगर उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम देखेंगे तो वो क्या होगी? सिस्टमैटिक्स. यानी सिस्टमैटिक्स से ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू टैक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड विद देयर अरेंजमेंट इनटू अ नेचुरल क्लासिफिकेशन. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने का हम इसमें काम करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज़ अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज एंड इट गवर्न्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन एडिशन टू टैक्सोनॉमी. सो हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स. तो फाइलोजनी और टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमैटिक्स के बराबर जाते हैं. यानी ये सिस्टमैटिक्स इसमें क्या होता है कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजनी होता है. सो अब इसमें आप वर्ड फाइलोजनी देख रहे हैं. तो फाइलोजनी क्या है? फाइलोजनी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज और अ ग्रुप. किसी भी स्पीशीज या ग्रुप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर हम स्टडी कर रहे हो तो वो फाइलोजनी है. तो इसमें हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ऑर्गेनिजम्स की देखते हुए उसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं. तो वो क्या होती है? सिस्टमैटिक्स बनती है. यानी आप जेहन में रखेंगे कि सिस्टमैटिक्स ब्रॉडर टर्म है और टैक्सोनॉमी इतनी ब्रॉडर टर्म नहीं है, क्योंकि उसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को टैक्सोनॉमी में स्टडी नहीं करते हैं. अगर हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी को देखें तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है इसकी बिगिनिंग्स कहाँ से शुरू हुई थी? विद द वर्क ऑफ कार्लस लिनियस, हु बिलीव्ड ईच स्पीशीज टू बी एन अनचेंजिंग एंटिटी क्रिएटेड बाय गॉड. यानी इसेंशियलिस्ट ये नज़रिए का मानने वाला था, या क्रिएशनिस्ट भी कह सकते हैं कि ये बिलीव करता था कि हर चीज़ या हर जानदार को खुदा ने पैदा किया है और जिस तरह का वो है वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब इसका जो बेहतरीन कारनामा था या इसका जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी टैक्सोनॉमी के अंदर वो क्या था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि इसने हर जानदार या हर स्पीशीज़ को दो नामों पे मुश्तमिल एक नेम दिया था, जिसमें एक स्पीशीज़ नेम था और एक जीनस नेम हुआ करता था. He developed 4 species and the hierarchical classification system he used for higher categories provided to be exceedingly useful in organizing the rapidly expanding knowledge of animals and plants. तो आपको पता है कि इसने जो है वो hierarchical system develop किया था जिसमें इसने categories को develop किया था, जैसे kingdom है, phylum, class, order, family, genus, species and so on. तो इस तरह से जो स्पीशीज कैटेगरी है वो लोएस्ट है, और जो अगर हायर कैटेगरीज देखें तो उसके ऊपर जितनी भी कैटेगरीज बनती जा रही हैं जैसे जीनस है या उससे अबव हैं वो क्या हैं? हायर कैटेगरीज का उनको नाम दिया गया है. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि इसने ऑर्गेनाइजिंग जो है वो उसको और साइंटिफिक नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद दी. नाउ इन दिस स्लाइड यू में सी द डिफरेंट पीरियड्स जिसके दौरान फ़िश की एवोल्यूशन हुई है. जैसे ये डिवोनियन पीरियड है, फिर कार्बोनीफेरस, परमियन है, ट्राइयासिक है, जुरैसिक है और रिसेंट यानी कि जो मॉडर्न फिशेज़ हैं जो ये हमारा करंट पीरियड चल रहा है.
तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिवोनियन पीरियड के अंदर तीन तरह की ये फिशेज़ आप देख सकते हैं। एक तो डिप्टेरस हैं जिसको लंग फिशेज़ जो थी, जो अल्टीमेटली आके जाके डिपनुअंस जो हैं या लोब्ड फिन फिशेज़ जो हैं वो लंग फिशेज़ में जाके इवॉल्व हो गई, जो कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिश आप प्रेजेंटली देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो है ओस्टियोलेप्सिस आप डिवोनियन पीरियड के अंदर देख सकते हैं। तो ओस्टियोलेप्सिस क्या थी? इट इज़ एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ लोब्ड फिन फिश। तो ये लोब्ड फिन फिश की एक्सटिंक्ट जीनस थी फ्रॉम द डिवोनियन पीरियड एंड इट लिव्ड इन द लेक ऑर्कैडी ऑफ नॉर्दर्न स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के अंदर पाई जाती थी। ओस्टियोलेप्सिस वाज अबाउट 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड कवर्ड विद लार्ज स्क्वायर स्केल्स। तो इसके ऊपर लार्ज स्क्वायर स्केल्स पाए जाते थे और ये 20 सेंटीमीटर तकरीबन लॉन्ग फिश होती थी और इसके स्केल्स या प्लेट्स हेड के ऊपर जो थे वो थिन लेयर बनाते थे स्पॉन्जी बोनी मटेरियल की, जिसको कॉस मीन कहा जाता था। इसी तरह से इससे फिर आगे इथायोस्टैगा जो है वो डेवलप हुआ ग्रुप। इथायोस्टैगा से फिर आगे ये रेप्टाइल्स भी बनी हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लेबरिंथोडोंट्स वजूद में आए। फिर उससे आगे अगर आप देखें तो एन्यूरन्स फिर वजूद में आए, जिसमें यानी फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूरोडेलीज जो हैं जिसमें सिलमेंडर्स वगैरह आ जाते हैं, न्यूर्स, तो वो इवॉल्व हुए हैं। उससे साइसिलियंस वगैरह भी, जैसे ये साइसिलियंस आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये तीन जो यहाँ पे आप ग्रुप से देख सकते हैं फिश के एंसेस्टर्स के, इनसे आगे फर्दर जो है पीरियड्स के दौरान यानी ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एवोल्यूशन होती गई डिफरेंट फिशेस की। जैसे यहाँ पे सीलाकैंथ्स की एवोल्यूशन हुई है, तो ये सीलाकैंथ्स ग्रुप आप देख सकते हैं जिसमें लैटिमेरिया फिश आ जाती है, जो कि क्लोजेस्ट फिश का रिलेटिव माना जाता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के साथ। इसको यानी कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनका क्लोजेस्ट रिलेटिव का दर्जा दिया जाता है और तकरीबन 80 kg इसका वेट होता है लैटिमेरिया फिश का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिलमेंडर्स और फ्रॉग वगैरह की भी एवोल्यूशन यहीं से इन्हीं ग्रुप्स में से हुई है। तो ये फिश की सिस्टमेटिक्स में आप देख सकते हैं और ये एक एवोल्यूशनरी चार्ट आपको दिखाया गया है कि किस तरह से फिश की एवोल्यूशन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशनरी ट्रीज which are also known as phylogenetic tree. A phylogenetic tree or evolutionary tree is a branching diagram or tree showing the evolutionary relationship among various biological species or other entities, their phylogeny based upon similarities and differences in their physical or genetic characteristics. यानी एवोल्यूशनरी ट्री क्या है? ये एक ब्रांचिंग डायग्राम है या एक ट्री होता है जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं अमंग डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्री डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, बाय द लेट 19th सेंचुरी एवोल्यूशनरी ट्रीज वर बीइंग ड्रॉन। तो लेट 19th सेंचुरी में सबसे पहले एवोल्यूशनरी ट्रीज को ड्रा किया गया था and ancestral presumably primitive forms were placed near the base of such trees and successively higher branches led to more advanced or at least more modern forms. तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे आपको एक ये ट्री दिखाया गया है एवोल्यूशनरी ट्री, जिसमें यहाँ पे जो है ये कोई बेसिक स्पीशीज थी जिससे आगे ये एवोल्यूशन आप देख सकते हैं कि ये शार्क्स की हुई है, फिर उसके बाद ये रे फिन्ड फिशेज हैं, फिर सीलाकैंथ है, फिर लंग फिश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से टिकटालिक है, फिर एम्फीबियंस हैं, उसके आगे यहाँ पे 4 लेग्ड जो है वो एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई है। फिर उसके बाद यहाँ से ये आगे मैमल्स आप देख सकते हैं, ये लिजर्ड्स एंड देयर रिलेटिव्स। तो ये एक ट्री डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल था और जैसे जैसे हम आगे की तरफ एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे ही मॉडर्न जो है वो फॉर्म्स जो हैं वो इवॉल्व होती चली जा रही हैं। तो सच ट्रीज हैड 2 मेन प्रॉब्लम्स। अगर इस तरह के ट्रीज को हम देखें तो इनके अंदर 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट अगर इसमें देखें, दे इम्प्लाइड दैट एवोल्यूशन इज मोर और लेस लीनियर विद ईच लीनिएज समहाउ स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सम परफेक्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एवोल्यूशन जो होती है वो लीनियर फॉर्म में अक्सर जो है वो कम होती है या ज़्यादा हो सकती है, और हर लीनिएज इसमें से जो होता है वो किसी खास परफेक्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ जाता है। जैसे ह्यूमंस को अगर हम देखें तो उनकी एवोल्यूशन यहाँ पे मैमल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि वो हुई है। इसी तरह से सेकेंडली अगर इसमें देखें इसकी प्रॉब्लम में, द लोकेशन ऑफ द ब्रांचेज डिपेंडेड इन गुड पार्ट ऑन हाउ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर फेल्ट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो अब जो ब्रांचेस की जो लोकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है
कि किस इन्वेस्टिगेटर ने इसके ऊपर काम किया है और किस तरह का उसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगा है दो जानदारों के दरमियान या दो ग्रुप्स के दरमियान। उसके मुताबिक क्या करते हैं, वो ब्रांचिंग इसकी कर लेते हैं या इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऑर्गेनिजम्स की बता रहे होते हैं। तो एवोल्यूशनरी ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जानदारों की एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे होते हैं और जो पुरानी जितने भी जानदार होंगे, प्रिमिटिव फॉर्म्स जो होंगी उनको बेस पे रखेंगे यहाँ पे, और जो रिसेंटली एमर्ज्ड फॉर्म्स होंगी उनको आप ऊपर जो है वो रखते जाएंगे। और इसको और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं या वेरिएशन इसके अंदर हैं डिफरेंट, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अब हम फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स को स्टडी करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ फॉसिल एनालिसिस एंड टेस्ट। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किसकी बुनियाद पे कि हम उसके फॉसिल्स को स्टडी कर रहे होते हैं या उनका एनालिसिस करते हैं या टेस्ट करते हैं। द गोल ऑफ क्लैडिस्टिक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्क्राइब्ड फॉर एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। दिस गोल इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ genealogical relationship among monophyletic groups of organisms. But cladistics are more open to analysis and testing. Therefore, it is more scientific than evolutionary systematics. The cladistics also differentiate between homologies and analogies. However, they believe that homologies of recent origin are most useful in phylogenetic studies. The cladistics study two types of characters. तो जो क्लैडिस्टिक्स होते हैं दे स्टडी टू टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, जिसमें से पहला है सिंप्लीजियोमॉर्फीज और दूसरा क्या है, सिनेपोमॉर्फीज। तो दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स इसमें स्टडी किए जाते हैं और एक हाइपोथेटिकल लीनियज भी एक ये बना लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, क्लैडोग्राम। The hypothetical lineage which is shown in the diagram is known as cladogram, and cladograms give a sequence in the origin of derived characters. A cladogram is a family tree. It follows a hypothesis of monophyletic lineages. New data is formed in the form of newly investigated characters, or it gives reinterpretation of old data. This new data is used to test the hypothesis of the cladogram. तो जैसे अब इसमें डिफरेंट तरह के क्लैडोग्राम तो हो सकते हैं। वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम आप यहाँ पे अब ये देख सकते हैं जिसके अंदर आप ये वर्टिब्रेटा नीचे है, तो वर्टिब्रेटा से आगे जो है ये दो ग्रुप्स बने, साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। तो यानी कि राउंडेड माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स और दूसरा नेथोस्टोमेटा या जॉड फिशेस का जो ग्रुप है। तो साइक्लोस्टोमेटा से आगे जो है आप ये देख सकते हैं डिफरेंट, जैसे मिक्जीन ग्लूटिनोजा है, फिर इसी तरह से पेट्रोमाइजोन मेरिनस जो है वो स्पीशीज़ आपको दिखाई गई हैं जो आगे उसमें से इवॉल्व हुई हैं। तो नेथोस्टोमेटा के आगे भी फिर दो उसके फर्दर जो है वो डिवीजन की गई है, कॉन्ड्रोइथाइस में क्लास और क्लास ओस्टिथाइस में। तो क्लास कॉन्ड्रोइथाइस जो है उसके आगे फर्दर फिर ये सब डिवीजन है होलोस्फेलाई और इलेज्मो ब्रैंकाई में। तो फिर आगे उनकी डिफरेंट फिश स्पीशीज भी आप देख सकते हैं। तो ये जो एक ट्री डायग्राम है जो कि हाइपोथेटिकल लीनियज को शो कर रही होती है उसको क्लैडोग्राम कहा जाता है। टू मेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर ब्रांचिंग डायग्राम्स लेस आर्बिट्रेरी, द मेथड्स ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स वर डेवलप्ड बाय विली हैनिक and adopted by systematics ichthyologists. This method uses branching diagrams called cladograms in which each branch represents a monophyletic group of organisms, for example populations, species, families, orders. तो यहाँ पे आप देखें तो हर एक का मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है, यानी यहाँ पे जो जहाँ पे भी ब्रांच आपको नजर आ रही, जैसे ये सपोज ब्रांच से आगे ये दो ब्रांचेस बन रही हैं, तो इनका ओरिजिन क्या है, कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पे। तो हर ब्रांच जो आगे बाइफरकेट कर रही है उसका पहले क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेथोस्टोम्स जो हैं ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं ऑफ द कॉन्ड्रोइथाइस एंड ओस्टिथाइस। तो ये दोनों क्लासेस के जो हैं कॉमन एंसेस्टर्स हैं नेथोस्टोमेटा। तो इस तरह से हर ब्रांच जो होगी उसमें आपको जो है वो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन जो है वो नजर आएगा जहाँ से ब्रांच बाइफरकेट कर रही होगी। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स है। Now in this slide we will discuss about the monophyletic, polyphyletic and paraphyletic groups. Monophyletic group shows similarities due to single ancestors. तो यानी ऐसा ग्रुप होता है जिसको जो सिंगल एंसेस्टर से बना होता है तो वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है। एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोफाइलेटिक ग्रुप इज कॉल्ड मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन शोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
एंड ऑल द डिसेंडेंट्स शुड अराइज फ्रॉम दिस सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम डिसेंडेंट्स जो हैं वो सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से ही वजूद में है। जैसे ए से आगे ये बी बनी तो फिर बी से आगे सी भी बना है और सी से आगे डी और ई वजूद में आए और बी से फिर आगे एफ बना और एफ से आगे जी और एच। तो यानी ये तमाम जितने भी जानदार यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मोनोफाइलेटिक इनका ओरिजिन है, क्योंकि ये सिंगल एंसेस्टर से आगे जाके वजूद में आए हैं। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या है? इट इज़ वन दैट इज अज्यूम्ड टू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, देयरफॉर ऑल मेंबर्स शेयर वन और मोर डिस्टिंक्टिव डिराइव्ड कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिराइव्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि तमाम जानदार शेयर करते हैं, क्योंकि उनका एंसेस्टर क्या होता है? सेम होता है। ब्रांचेस दैट स्प्लिट फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक बर्डन्ड विद द नेम साइनेपोमॉर्फीज शेयर कॉमन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। तो ये साइनेपोमॉर्फीज को एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जिसमें तमाम जानदार क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को एग्जिबिट कर रहे होते हैं। एंड डाइवर्जेंट ग्रुप्स एट ईच ब्रांचिंग आर कॉल्ड एप्रोप्रिएटली सिस्टर ग्रुप्स। तो जो इसमें से डाइवर्ज कर रहे होते हैं इनको सिस्टर ग्रुप्स कहा जाता है। यानी यहाँ से ब्रांच से अगर ये दो ग्रुप से डाइवर्ज कर रहे हैं तो ये सिस्टर ग्रुप्स कहलाएंगे, यहाँ पे भी ये सिस्टर ग्रुप्स कहलाएंगे। तो जो डाइवर्जेंट ग्रुप्स हैं वो सिस्टर ग्रुप्स कहलाएंगे, जबकि जो सिंगल एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आप पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को देखें तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटीज बट दे हैव सेपरेट एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज तो हैं, जैसे ई और जी के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इनका अगर एंसेस्टर आप देखें तो सेम नहीं है। जैसे इसका एंसेस्टर सी है और जी का एंसेस्टर क्या है? एफ है। तो ऐसे जानवरों के ग्रुप्स जिनका एंसेस्टर सेम ना हो वो क्या होते हैं? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स कहलाते हैं। एंड ईच ग्रुप हैज अ सिंगल एंसेस्टर। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इंडिकेट्स इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप। तो ये इनसफिशिएंट नॉलेज को इंडिकेट कर रहा होता है जो कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है। इसी तरह से अगर थर्ड आप देखें तो पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ फॉर्म्ड टेम्पोरेरीली फॉर सम लीनिएज इज कॉल्ड पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो यानी कि जो आर्जी तौर पे एक ग्रुप बना दी जाता है किसी भी लीनिएज के लिए, उसको पैराफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप एंड दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड टेम्पोरेरीली एंड इट इंक्लूड्स सम मेंबर्स ऑफ अ लीनिएज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेम्परेरीली एक ग्रुप क्रिएट किया गया, जिसके और ये क्यों क्रिएट किया गया है? क्योंकि इसके बारे में इतना कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं है। जैसे ए है, आई है, जे और के है, इनका एक रिलेशनशिप दिखाया गया है इसके अंदर, जो कि आर्जी तौर पे एक बनाया गया ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे आपने एक ये टर्म देखी है साइनेपोमॉर्फीज। साइनेपोमॉर्फीज को अगर हम देखें तो ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कैरेक्टर्स दैट हैव अराइजन सिंस कॉमन एंसेस्ट्री विद द आउट ग्रुप आर नोन एज डिराइव्ड कैरेक्टर्स और साइनेपोमॉर्फीज। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से आउट ग्रुप के साथ जो हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? डिराइव्ड कैरेक्टर्स कह देते हैं। तो रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसको आउट ग्रुप कहा जाता है। तो यानी जो भी जानदार मिलते जुलते होते हैं, अगर उनका ग्रुप एक क्रिएट किया जाए तो उसको आउट ग्रुप कहा जाता है। तो आउट ग्रुप जो होता है इसके अंदर कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो अगर देखी जाए तो ऐसे डिराइव्ड कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? साइनेपोमॉर्फीज कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एक और टर्म देखें तो वो सिंप्लीजियोमॉर्फीज होता है, जिसमें बेसिक कैरेक्टर्स को शेयर जो ग्रुप कर रहा होता है वो सिंप्लीजियोमॉर्फीज होते हैं। जबकि अगर आउट ग्रुप जो है वो कुछ कैरेक्टर्स को शेयर कर रहा हो ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री तो उसको हम क्या कह देते हैं? साइनेपोमॉर्फीज का नाम देते हैं। सो अगर हम क्लेडोग्राम को डिफाइन करें तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि अ ब्रांचिंग डायग्राम शोइंग द क्लाडिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ नंबर ऑफ स्पीशीज। तो यानी ये ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हम जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप दिखाते हैं और एवोल्यूशनरी ट्री की तरह नहीं होता है। तो ये एंसेस्टर्स को रिलेट नहीं कर रहा होता है डिसेंडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम के अंदर नेथोस्टोमेटा है, फिर ओस्टिथाइज हैं, सार्कोप्टेरिजाई हैं, टेट्रापोडा है, एमनियोटा है। तो इनसे आगे ये फर्दर एवोल्यूशन आप देख सकते हैं कि नेथोस्टोमेटा से आगे हैग फिशेस इवॉल्व हुई, फिर लैम्प्रेज, फिर कार्टिलेजिनस फिशेस बनी, फिर रे फिन फिश, फिर सीलाकैंथ आगे बनी है, फिर उससे आगे लंग फिश हैं, साइसीलियंस हैं, सलमेंडर्स हैं, फ्रॉग्स हैं, टर्टल्स हैं, टोट्रा है। तो ये आगे ग्रुप्स भी आप देख सकते हैं, ये नेथन्स यानी जॉलेस फिशेस हैं, हैग फिशेस और लैम्प्रेज। उससे आगे फिर कार्टिलेजिनस फिशेस बनी, रे फिन फिशेस बनी, फिर सीलाकैंथ लंग फिशेस बनी, फिर साइसीलियंस, सलमेंडर्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स, टोट्रा है।
लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर उससे आगे अगर मैमल्स में हम देखें तो मोनोट्रीम्स हैं, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो यानी एक हाइपोथेटिकल लीनिएज है जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को एग्जिबिट कर रहा है। डिराइव्ड एंड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स कैन बी डिफाइंड प्रिसाइजली एंड देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन ग्रुप्स अलाउज द सिस्टमाटिस्ट to construct a cladogram of the group according to specific rules. Each cladogram essentially represents a series of evolutionary hypotheses. अब यहाँ पे भी अगर आप ये cladogram को देखें तो इसके अंदर बेशुमार evolutionary hypotheses हैं कि कैसे evolution हुई है। जैसे fishes हैं, फिर उससे amphibians evolve हुए हैं, फिर amphibians से आगे reptiles से आगे फिर birds इवॉल्व हुए हैं, ये यहाँ से फिर उससे आगे mammals इवॉल्व हुए हैं। तो इसमें फिर डिफरेंट हाइपोथेसिस पेश किए जाते हैं और डिफरेंट फिर उसमें जो है वो कनेक्टिंग या मिसिंग लिंक से दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं जो कि इसको प्रूव कर रहे होते हैं कि किस तरह से एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिश टैक्सोनॉमी मेथड्स। द बेसिक मेथड्स विच आर यूज्ड इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ फिशेस फॉल इनटू 6 categories and these are morphometric measurements, second one is meristic traits, third one is anatomical characteristics, fourth one is color patterns, fifth one is karyotypes and the last one is biochemical और genetic characteristics। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में, जिसमें से हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स को। तो मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं दे आर टेकन एज अ जनरल रूल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिश। जो फिश होती है उसके लेफ्ट साइड से ये ली जाती हैं। एंड ऑल मेजरमेंट्स आर स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स, दैट इज दे आर नेवर टेकन अलोंग द कर्व ऑफ फिशेस बॉडी। Therefore, we use needle point dividers to measure distances which can be read to nearest 0.1 millimeter by laying the extended divider on a good quality millimeter scale. Alternatively, usage can be made of dial reading calipers or vernier calipers. For accuracy, measure each distance 3 times and record the average values. यानी अगर हम फिश को मॉर्फोमेट्रिकली मेजर करना चाहें तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिश की लेफ्ट साइड से हम फिश को मेजर करते हैं एज अ जनरल रूल। यानी ये कन्वेंशनल तरीकाकार है जिसमें हम तमाम मेजरमेंट्स को स्ट्रेट लाइन में लेते हैं और उसके अंदर हम जो है वो गुड क्वालिटी मिलीमीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि फ़िश के जो डिस्टेंस होता है बॉडी का उसको 3 दफ़ा जो है वो मेजर करते हैं और एवरेज फिर उसकी रिकॉर्ड वैल्यूज़ को कर लेते हैं। यानी कि 3 दफ़ा जो भी वैल्यू आ रही होती है उसको फिर एवरेज ले लेते हैं तीनों का। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड में आ जाता है। तो इसके अंदर अब मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट लेंथ्स हम मेजर कर सकते हैं, जैसे बॉडी लेंथ है, हेड लेंथ है, प्री डॉर्सल लेंथ है, हेड विड्थ हो सकती है, स्नाउट लेंथ हो सकती है एंड सो ऑन। तो इसमें डिफरेंट हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से ये वेरी करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स इन डिटेल। Morphometric measurements includes any standard measurement that can be made on a fish, such as standard length, snout length, length of the longest ray on the dorsal fin, or depth of caudal peduncle. General instructions for making these measurements are found in Hubs and Legler and in Strauss and Bond. Because these measurements change as fish grows, they are usually expressed as ratio to standard length. तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स फ़िश की बताई गई हैं। जैसे ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर टोटल लेंथ, जो कि हम जिसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल लेंथ को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द लेंथ ऑफ अ फिश फ्रॉम टिप ऑफ द स्नाउट टू द टिप ऑफ द टेल इफ़ द टेल इज़ फोर्क्ड। The rays are squeezed together to give the maximum of overall measurement. तो इसमें क्या होता है कि हम फिश की टिप से स्नाउट की या उसकी टेल की टिप तक जो भी मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल लेंथ का नाम देते हैं। जैसे ये स्नाउट की टिप है और यहाँ पे आप ये टेल की जो है वो टिप देख सकते हैं, तो ये टोटल लेंथ इसको हम कहेंगे। और दूसरी लेंथ जो इसके अंदर हम मेजर करते हैं वो क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ। इट इज़ द लेंथ ऑफ द फिश फ्रॉम टर्मिनल माउथ टू द हिडन बेस ऑफ द caudal fin. Where a groove forms usually when the tail bends from side to side, and this type of length measurement is generally used for taxonomic studies.
तो ये टर्मिनल माउथ से लेके हिडन बेस की जो कॉर्डल फिन की होती है वहां तक की जो लेंथ होती है उसको स्टैंडर्ड लेंथ कहा जाता है। तो ये देखें हिडन बेस बन रही है कॉर्डल फिन की, ये वाली जो है यहाँ पे, यानी कॉर्डल पेडंकल से जो पहले वाला एरिया आ रहा है, तो यहाँ तक जो लेंथ टोटल होगी उसको हम स्टैंडर्ड लेंथ का नाम देते हैं, जिसको SL कैपिटल से शो किया जाता है, और ये टेक्सोनोमिक स्टडीज में यूज की जाती है इस तरह की लेंथ। और ये भी देखें यहाँ से टिप ऑफ द माउथ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो उसके कॉर्डल फिन की जो बेस बन रही है, हिडन बेस, वहां तक ये टोटल लेंथ होती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड लेंथ का नाम दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक और लेंथ भी इसमें आ जाती है जिसको फोर्क लेंथ कहा जाता है। तो फोर्क लेंथ वो लेंथ होती है जो कि फिश की टिप ऑफ द स्नाउट से लेके टिप ऑफ द शॉर्टेस्ट मीडियन फिन रे ऑफ द टेल तक जो पाई जाती है, यानी जहां वो एरिया जहां पे फोर्क बन जाता है। तो इस तरह की मेजरमेंट्स को फिशरी बायोलॉजिस्ट मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। यानी एक और लेंथ भी यहाँ पे नहीं आपको वो शो की गई, तो उसमें क्या होता है कि ये फिश के माउथ से लेके स्नाउट से लेके इसकी ये वाला जो फोर्क जहाँ पे ये बन रहा है एरिया, जिसको आपको मैं शो कर रहा हूँ इस कर्सर से, तो यहाँ तक की जो लेंथ होगी फ्रॉम द माउथ टू द डीपली फोर्क्ड एरिया ऑफ द टेल, यानी कॉर्डल फिन का, तो यहाँ तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोर्क लेंथ का नाम दे रहे होते हैं। तो इस तरह की स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स होती हैं, तो इनको और भी तरह से डिफरेंट यानी कि मेजरमेंट्स इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें हेड लेंथ है, प्री डॉर्सल लेंथ आपको दिखाई गई है, ऑर्बिटल डायामीटर है, इसी तरह से कॉर्डल पेडंकल लेंथ आपको बताई गई, कॉर्डल पेडंकल डेप्थ आपको यहाँ पे ये दिखाई गई कि कितनी उसकी डेप्थ है। तो ये सारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं। इसी तरह से बॉडी डेप्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फिश की जाती हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि लेंथ मेजरमेंट्स आर मेड to the nearest millimeter or 0.1 an inch. The measurements are made as a straight line and not over the curvature of the body. तो यानी कर्व्स के साथ नहीं लेना, बल्कि स्ट्रेट लाइन में ये जो है वो लेना है, क्योंकि फिश की बॉडी कर्वी है तो इस तरह से नहीं उनको लेना। Usually all linear types of measurements are made from the left side of the fish. जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये कन्वेंशनल मेथड है कि लेफ्ट साइड फिश की यूज़ की जाती है, वहाँ से मेजरमेंट्स की जाती हैं। That is fish laying in its right side. Fish may be measured while alive or immediately after death. Preserved fish tend to be shorter because of the shrinkage of tissues. It is therefore important that measurements to be compared be the same measurement obtained under similar conditions, or that they may be adjusted. Length may be measured by using a measuring tape or dial reading calipers, or by placing the fish on a measuring board made of wood, plastic or steel. Of all, the measuring board is more efficient and convenient. A measuring board consists of a flat platform carrying a central graduated meter scale. At one end of the platform of measuring board, which is known as the zero end of the scale, there is a head piece also called nose block, against which the front end of the fish is pressed when taking मेजरमेंट। तो फिश लेंथ को डिफरेंट तरह से मेजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किया जा सकता है, जिसमें आपको मैंने 3 लेंथ बताई हैं कि फोर्क लेंथ, टोटल लेंथ और स्टैंडर्ड लेंथ। इसके अलावा भी बेशुमार इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। नाउ इन दिस स्लाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर शोन, जिसमें से आप ये देख सकते हैं प्री पेक्टोरल लेंथ आप देख सकते हैं, जो फिश के स्नाउट से लेके उसके पेक्टोरल एरिया तक की जो लेंथ है वो प्री पेक्टोरल लेंथ है। इसी तरह से उसकी हेड लेंथ है जो कि उसके हेड रीजन तक है, यानी उसके स्नाउट से लेके फिश के उसके हेड के एरिया तक। फिर उसके बाद प्री पेल्विक लेंथ है, तो ये पेल्विक फिन से पहले तक का जो एरिया है वहाँ तक अगर स्नाउट के फिश से लेंथ मेजर की जाए तो वो प्री पेल्विक लेंथ है। इसी तरह से प्री एनल लेंथ, तो ये एनल फिन जो है फिश का उससे पहले वाले एरिया तक अगर आप ये देखें तो जो लेंथ है वो प्री एनल लेंथ है, जो उसके स्नाउट से, यानी तमाम लेंथ्स जो है फिश के स्नाउट से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन आगे उनकी जो है वो बॉडी की डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से उसकी लेंथ वेरी कर रही है। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड लेंथ आपको ऑलरेडी बता दी हुई है कि ये जो जहाँ पे पेडंकल, कॉर्डल पेडंकल, उससे पहले वाला जो एरिया आता है, यानी कि जो कॉर्डल फिन के एरिया तक का जो एरिया जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक की लेंथ जो है स्नाउट से लेके उसको स्टैंडर्ड लेंथ कहते हैं। उसके बाद ये फोर्क लेंथ आपको बताई थी, जो कि फिश के फोर्क जहाँ पे बन रहा है कॉर्डल फिन का, वहाँ तक की जो लेंथ है वो फोर्क लेंथ कहलाएगी, जिसको FL से शो किया जाता है। इसी तरह से टोटल लेंथ आपको बताया था कि जो फिश के स्नाउट से स्टार्ट होती है और फिश का जो ये कॉर्डल फिन है उसके जो लास्ट एरिया आ रहा है, यानी लास्ट पोर्शन ये वाला आ रहा है जहाँ पे फोर्क बन रहा है, उससे एंड तक का जो एरिया है वो क्या है, टोटल लेंथ उसकी बन रही है। तो इस तरह डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं। जैसे ये प्री डॉर्सल लेंथ आप ऊपर ये देख सकते हैं, तो ये प्री डॉर्सल
लेंथ है और ये हेड लेंथ है। तो इस तरह से किसी भी तरह से फ़िश की लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वो है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ, फोर्क लेंथ और टोटल लेंथ, जो कि आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। Now if we discuss about the usefulness of morphometric measurements, तो morphometric measurements में जो ratios हमें हासिल होती हैं they are most useful if comparisons are made between samples of fish of approximately of the same size and sex। यानी अगर तो हम फ़िश के सैम्पल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जिनका साइज़ भी सेम है, उनकी जेंडर भी सेम है, यानी फीमेल स्पीशीज़ हैं या मेल स्पीशीज़ हैं फ़िश की, तो वहाँ पे जो रेशोज़ हमें हासिल होंगी मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स में, यानी स्टैंडर्ड लेंथ है, टोटल लेंथ है, फोर्क लेंथ है, या कोई भी हम जो मेजर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। बिकॉज द ग्रोथ ऑफ अ फिश इज़ नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल इन ऑल डायरेक्शंस एंड सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इज़ कॉमन। क्योंकि फ़िश की हर डायरेक्शन में तो ग्रोथ हो नहीं रही होती, तो इस तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी फिशेस के अंदर कॉमन है, यानी मेल की जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल और तरह की होती है, फीमेल की और तरह की होती है अक्सर फिशेस के अंदर, अक्सर में नहीं भी ऑब्वियस होता। तो इसीलिए अगर तो हम सेम साइज़ की फ़िश की या सेम सेक्स की फ़िश का हम मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं तो वो बहुत यूज़फुल है, जिससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं सैम्पल्स के दरमियान फ़िश के। तो इस तरह से फ़िश के सैम्पल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए जो है वो ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार है मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स का। Now we are going to discuss about the second method which is used in fish taxonomy, and this is the meristic traits. Meristics is an area of ichthyology which relates to counting quantitative features of a fish such as the number of fins or scales. A meristic or countable trait can be used to describe a particular species of a fish or used to identify an unknown species. Meristic traits are often described in a shorthand notation called a meristic formula. Meristic characteristics are the countable structures occurring in series, for example myomeres, vertebrae, fin rays in a fish, and these characters are among the characters most commonly used for differentiation of species and populations. In the salmonids, scale counts have been most widely used for the differentiation of populations within species. In rainbow and steelhead trout, the most notable differences among population occur in counts of scales. So, meristic traits are often considered to be the most reliable taxonomic characteristics. Because most are easy to determine, मेरिस्टिक ट्रेट्स इंक्लूड्स एनीथिंग ऑन अ फिश दैट कैन बी काउंटेड, यानी फ़िश के ऊपर जो भी कोई चीज़ है, जैसे उसके स्केल्स हैं, उसके फिन्स हो सकते हैं, सच एज द वर्टिब्री, फिन रेज एंड स्पाइंस, स्केल रोज, पाइलोरिक सीकी एटसेट्रा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्पाइंस भी इसके अंदर हो सकते हैं फिन्स के अंदर, या रेज भी हो सकते हैं। स्पाइंस हार्ड होते हैं, रेज सॉफ्ट होते हैं। इसके डिफरेंस आपको बताए गए हुए हैं लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स में। Because these characteristics often vary considerably within a species, it is important to make the counts on enough individuals so that means, ranges and variances can be determined. अब ऐसे नहीं करना कि एक ही फिश के अंदर हम मेरिस्टिक ट्रेट्स को काउंट कर लें, तो इसमें क्या होता है कि ये वेरी करते हैं फ्रॉम इवन विद इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। तो इसी वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर या डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर हमने इनको काउंट कर लेना है। और अगर हम सेम स्पीशीज़ के सैंपल्स को ले रहे हैं तो हमने काफ़ी सारे सैंपल्स को क्या करना है, उनके मेरिस्टिक ट्रेट्स को काउंट करना। जैसे अगर स्केल्स को ही हम काउंट कर रहे हैं फ़िश के, तो ये नहीं करना कि जस्ट रोहू फिश अगर हमने एक ली है तो उसका स्केल्स को काउंट कर लिया एक ही फिश के सैंपल के, तो उसमें डिफरेंट सैंपल्स ले लेने हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को लेके फिर उनका मीन वैल्यू ले लेनी है ताकि इसमें एरर ना रहे, क्योंकि इवन विद इन द सेम स्पीशीज़ भी इंडिविजुअल वेरी कर रहे होते हैं। One of the biggest sources of variation in meristic counts is human error, और इसमें human error के भी chances हैं, especially with small fish। तो small fish में अगर हम scales की ही counting कर रहे हो तो वो वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो इसमें error आ सकता है। Such error is reduced if standard methods are used. Another source of variation is the conditions under which larval fish develop. Any factor that affect larval growth such as temperature, dissolved oxygen concentration, salinity or food availability is likely to affect meristic characteristics. तो
तो इसी वजह से मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशन आ सकती हैं। जैसे अब फिश को फूड कैसी मिल रही है, टेम्परेचर कैसा है, डीओ कैसी है वाटर के अंदर, सैलिनिटी कंडीशन कैसी है और कितनी उसको फूड अवेलेबिलिटी रही है। तो ये सारी चीज़ें भी फिश की ग्रोथ पे या उसके स्केल्स पे या उसके जो भी हम मेरिस्टिक ट्रेड्स को काउंट कर रहे होते हैं तो उस पर वो अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए विद इन द सेम स्पीशीज़ हम डिफरेंट सैम्पल्स को लेके उसका मीन वैल्यू ले लेते हैं ताकि उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस कम से कम या मिनिमाइज हो सकें। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि मेरिस्टिक काउंट्स या मेरिस्टिक ट्रेड्स के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है जो फिश की बॉडी के ऊपर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे फिन रेज हैं, स्पाइंस हैं, स्केल के अंदर रोज हैं, बार्बल्स हैं फिश के, पाइलोरिक सीकी हैं, ब्रैंकियोस्टेगल रेज हैं, लेटरल लाइन के पोर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से अब इसमें जो भी हम मेजर करने जा रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को ले रहे हैं। जैसे अगर फिन रे को ही आपने काउंट करना है तो इसके लिए क्या होता है कि फिन रे काउंटिंग के लिए हम सिंपली पुल करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को टू बी काउंटेड, यानी रे या स्पाइन उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, उसको फिर उसको इरेक्ट करके तो उसके फिन या रेज को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो लार्जर स्पेसिमेंस के अंदर हम इसकी डिटेक्शन कर रहे होते हैं रेज और स्पाइंस की, वो जो कि इतना मुश्किल काम नहीं होता है। स्मॉलर स्पेसिमेंस के लिए हमें हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इस तरह से यानी मेरिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल हैं। इसी तरह से स्केल काउंटिंग में भी है, या बार्बल्स को अगर आपने मेजर करना चाहते हैं फिश के, कैट फिश के जैसे हैं, तो बार्बल्स भी वेरी करते हैं स्पीशीज़ के अंदर, जैसे 1 to 4 पेयर्स हो सकते हैं और इनकी नेमिंग भी डिफरेंट होती है उनकी पोजीशन के हिसाब से कि वो किस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे चिन बार्बल्स हैं या नेजल बार्बल्स हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फिश के बार्बल्स को, तो ये चिन बार्बल्स आपको इस स्पेसिमन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 चिन बार्बल्स हैं इसके अंदर। तो यानी ये भी इसकी जो है वो एक हम कह सकते हैं कि मेरिस्टिक काउंट्स में ही आ जाता है ये, कि आप फिश के बार्बल्स की बुनियाद पे भी उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे नेजल अराइजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से अगर अराइज होते हैं तो नेजल बार्बल्स से। इसी तरह से रोस्ट्रल्स कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द स्नाउट, एंड मैक्सिलरी फ्रॉम द अपर जा। तो इस तरह से मैंडिबुलर फ्रॉम द लोअर जा, तो ये मैंडिबुलर या चिन बार्बल्स हैं जो कि लोअर जार से इमर्ज हो रहे हैं। तो ये बार्बल्स की भी टाइप्स इस तरह वेरी करती हैं और फिश के जो हैं वो कलर पैटर्न्स भी वेरी कर रहे होते हैं। या स्केल काउंट भी हम ले सकते हैं, लेटरल लाइन स्केल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं इसके लिए। जैसे ये लेटरल लाइन है तो यहाँ से आप स्केल्स की फिश की काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें पोर्ट स्केल्स को हम लेटरल लाइन के ले लेते हैं। लेटरल लाइन जो है वो बिगिन कहाँ से करती है, फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ओपर्कुलम एंड इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली अप टू द रूट ऑफ द टेल। तो यहाँ से ये देखें ये एक्सटेंड कर रही है और रूट ऑफ द टेल तक जो है वो ये जो है वह जा रही होती है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ वाले हम स्केल्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम फिश की स्पीशीज़ को जो है वो देख सकते हैं। स्टिल इन अदर्स द लेटरल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ cichlids, in such a case the count is made to the end of the upper lateral line, then by sliding downwards and forwards without counting to the scales in front of the lower line, and count is complete along the lower lateral line. तो उससे cichlids के केस में हम क्या कहते हैं, लोअर लेटरल लाइन के साथ साथ स्केल्स की काउंटिंग करते जा रहे होते हैं।